हमारे साथ सीधे ईरान से जुड़ गए हैं। सीधे आपके पास आता हूं। रिजवी साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कल भी आप जुड़े थे और बहुत सारी जानकारियां आपने दी थी। जरा आपसे समझना चाहता हूं रिजवी साहब कि आज के हालात और कल शाम को जब आपके साथ हम जुड़कर ईरान के का सूरत हाल समझ रहे थे, तब इधर हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में जो कुछ हुआ, ईरान का जो बयान IRGC का और दूसरे सोर्सेस का जो बयान है, 130 लोग उस पर सवार थे, जिसमें मैक्सिमम को बचाने की कोशिश हुई है। फिर भी 80 से ज्यादा लोग यहां लापता हैं या उनके मौत की खबर आ रही है। इस पर क्या रिएक्शन है ईरान में इस युद्धपोत को, क्योंकि वो हिंद महासागर में सीधे मरीन से और उसको टॉर्पीडो किया गया। इस पर क्या रिएक्शन है, पहली खबर। दूसरी बात यहां पे इसके साथ साथ कि आज 2-3 चौंकाने वाली बातें हुई हैं, उसको भी आपके साथ साथ लेके थोड़ा चाहूंगा रिजवी साहब का नाम भी चेंज कर लें। और दूसरी यहां महत्वपूर्ण बात रिजवी साहब ये है कि जो ब्रिटेन ने कहा है साइप्रस को लेके कि वहां ईरान का ड्रोन नहीं गिराए थे, मिसाइल नहीं थे, वो किसी और देश का है, वो उस पर क्या जानकारी है। ऐसे ही सऊदी अरब का कहना है कि उनके तेल रिफाइनरी पर जो हमले हुए वो ईरान ने नहीं किया है, और आज मुसाद के 2 जासूस वहां सऊदी अरब ने पकड़े हैं। इन सब की क्या प्रतिक्रिया, इन सब के पीछे की कहानी क्या है, आपसे बेहतर और कौन बताएगा, आप चूंकि सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं। पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके माध्यम से सभी व्यूअर्स को आदाब अर्ज करते हैं। तो जैसे कि आपने खुद ही बताया कि कल जो शाम हादसा हुआ हिंद महासागर में, एक ईरानी जहाज की जो इंडियन नेवी के साथ एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करके वापस आ रहा था, और जो किसी भी तरीके से किसी मिलिट्री एक्शन का पार्ट नहीं था, किसी भी युद्ध का वो हिस्सा नहीं था, वो वापस ईरान की तरफ आ रहा था, उसको बहुत ही कायरता के साथ, उसको बहुत ही शेमलेसनेस के साथ जो है अमेरिका सबमरीन ने उसको निशाना बनाया। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये आसान टारगेट ढूंढते हैं। जब आपने हमारे यहाँ भी देखा है कि जब इंसान जो है अपने बराबर वालों से नहीं लड़ पाता है, जब उसकी ताकत कम होने लगती है, जब वो मर्दों का सामना नहीं कर पाता, मर्दानगी के साथ सामना नहीं कर पाता, तो फिर वो छुप के हमला करना शुरू करता है। इसी तरह से इन्होंने जंग की शुरुआत जो है वो छोटी बच्चियों के स्कूल पे हमले से शुरू की। इसी तरह से इन्होंने एक और कायरता का यहाँ पे सबूत दिया है कि हम मर्दों से नहीं लड़ सकते, तो हम छुप के ऐसे अफराद को निशाना बनाएंगे कि जो जंग का हिस्सा नहीं है। वो एक नेवी प्रोग्राम से वापस आ रहा था, इंडिया से समझ लीजिए एक मेहमान था वो हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान से वहां पे एक एक्सरसाइज करके वापस आ रहा था। किसी भी तरह का वहां पे मिलिट्री एडवेंचर वो शिप नहीं कर रहा था। लेकिन अमेरिका की ये पुरानी आदत है, आप जानते हैं कई सालों पहले इन्होंने इंडियन ये पर्शियन गल्फ में एक ईरानी एयरप्लेन को इन्होंने इसी तरह से निशाना बनाया था, जहां पे मासूम लोगों की जान गई थी। तो ये एक ऐसे खबीस टाइप के लोग हैं, ऐसे एप्स्टीन क्लास लोग। इनका काम क्या है कि इंसानियत के खिलाफ वाला काम करना है, कि जहां पे भी ज्यादा से ज्यादा बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा सके, जहां जहां भी इंसानियत को शर्मसार किया जा सके, वहां वहां अमेरिका और इजराइल के आपको पैर दिखाई पड़ेंगे। तो जब इनको हर तरफ से मार पड़ रही है, जब इनके सारे एयरबेसेस पे अच्छे से ईरान जो है अटैक कर रहा है, तबाह बर्बाद कर रहा है, ये रोक नहीं पा रहे हैं, तो वो इनके पास यही चाह रहा है कि जहां पे भी आसान टारगेट इनको मिलता है, वो वहां पे आके अपनी खबासत को दिखाते हैं, वो अपनी क्रूरता दिखाते हैं, वो अपनी बेदर्दी को दिखाते हैं। इसी के साथ साथ आपने खुद जो दूसरी बात कही कि मुख्तलिफ जगह पे, डिफरेंट लोकेशन पे, चाहे वो साइप्रस हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो दूसरी जगह पे हो, अभी आज भी देखें अजरबैजान पे कुछ ड्रोन्स गिरे हैं, कि जिसको पहले आके अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने कहा कि वो ईरान ने अटैक किया है, और अभी भी ये क्लियर नहीं है कि वो अटैक किसने किया है, कि जिसको हम फॉल्स फ्लैग कहते हैं। तो अमेरिका, इजराइल इतना ज्यादा घबरा चुके हैं जिस तरीके से उनको मार पड़ रही है, जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है, तो अब वो चाहते हैं किसी तरीके से दूसरों लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए। वो चाहते हैं कि इस युद्ध में जो है ईरान बनाम सऊदी अरब कर दिया जाए, इस युद्ध में ईरान बनाम टर्की कर दिया जाए, इस युद्ध में ईरान बनाम अजरबैजान कर दिया जाए। मुख्तलिफ मुल्कों को, मुसलमान मुल्कों को वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ताकि वो उनका पूरा एक नैरेटिव सेट है कि पीछे जब ये सऊदी अरब से अगर कोई किसी तरह की टकराव होता है, तो वो शिया सुन्नी जंग का इसको रूप दे सकते हैं। तो क्योंकि इनका बस नहीं चल रहा है, इनके राडार्स फेल हो रहे हैं, इनके एयरबेसेस पे मार पड़ रही है, ये इजराइल में जो वो जा रहे हैं मिसाइल जा रही है, उनको रोक नहीं पा रहे हैं। तो अब ये बहुत ही जो तुच्छ जो तरीके होते हैं जंग लड़ने के, उस तरीके पे आ गए हैं कि किसी तरीके से दूसरे मुल्कों को इन्वॉल्व कर ले और इसको शिया सुन्नी और एक मुसलमानों की आपस की जंग का रूप देते हैं। जबकि ईरान ने वाज़ेह तौर से बिल्कुल क्लियरली अपना स्टैंड बताया है
कि हम किसी भी मुसलमान जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान, किसी भी पड़ोसी मुल्क पे हम अटैक नहीं करने वाले हैं। हमने जितने भी कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, जहां पे भी अटैक किया है वहां पे वहां पे हमने यूएस के बेसिस पे अटैक किया है, किसी भी मुल्क पे अटैक नहीं किया है और हम आगे भी ऐसा नहीं करेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊं कि यहाँ पे जब भी कोई अटैक होता है, तकरीबन 20 वेव्स अब तक जो है इजराइल और मुख्तलिफ एयर बेसिस पे अटैक की 20 मुख्तलिफ वेव्स चल चुकी हैं और हर वेव के बाद स्पोक पर्सन आता है आईआरजीसी का और बताता है कि हमने कहां कहां पे टारगेट किया है। तो अगर उनको टारगेट करना होगा, अगर उनको आरामको पे टारगेट करना होगा, उनको अजरबैजान पे टारगेट करना होगा, तो वो मर्दों की तरह आगे बताएंगे कि हमने टारगेट किया है। ये छुप के पीछे से फॉल्स अटैक करना, ये हमेशा से अमेरिका और इजराइल जैसे लोगों कंट्रीज का काम है कि वो फॉल्स क्लेम्स करते हैं और उसके बाद दूसरों के ऊपर उसका आरोप डाल देते हैं ताकि दुनिया जो है समझे कि किसी और ने अटैक किया है। तो मैं आपको बता रहा था कि आईआरजीसी का स्पोर्ट पर्सन आते हैं और बताते हैं कि हमने अब जो ये वेव चलाई है, इस वेव ने हमने कहां कहां पे टारगेट किया। अगर उन्होंने बहरीन पे टारगेट किया है तो वो बताते हैं, कुवैत पे टारगेट किया है तो वो बताते हैं और कोई भी यहाँ पे छुपाने वाली बात इनकी साइड से नहीं रहती है। तो जितने भी ये आपने बताए हैं, साइप्रस का अटैक जिसको आज ब्रिटेन ने कबूल किया या सऊदी अरब में जासूस पकड़े गए मोसाद के, इससे वाज़ेह है कि ये इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, इस तरह की फॉल्स फ्लैग बनाते रहेंगे और मासूम लोगों का खून बहाएंगे और ये ऐलान करेंगे कि मसलन ईरान की मिसाइल से ये जो है अटैक हुआ है, ताकि एक वर्ल्ड ओपिनियन बनाया जाए कि ईरान जो है वो एयर बेसिस के साथ साथ सिविलियन टारगेट्स पे भी अटैक कर रहा है, जबकि आप अभी तक 4-5 दिन की जंग में ईरान ने एक भी सिविलियन टारगेट पे अटैक नहीं किया है। इसके मुकाबले में इजराइल और अमेरिका भरपूर तरीके से जहां इनको मौका मिल रहा है हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहे हैं, स्कूल्स पे अटैक कर रहे हैं और बहुत सारे सिविलियन टारगेट्स पे अटैक कर रहे हैं, जिसकी ताजा मिसाल जो है अभी जो श्रीलंका के पास जो ईरानी शिप पे इन्होंने अटैक किया है कि जो कोई किसी भी तरीके से एक मिलिट्री टारगेट नहीं था, उस पर अटैक किया कि जिसमें 80 से 85 लोगों के शहीद होने की खबर है। जी, अभी तक कहा जा रहा है, ये ईरानी मीडिया की तरफ से ये खबर आई कि लगभग 1250 हताहत हुए हैं जिनकी जान गई है इस हमले में ईरान के। ये सही है? जी जी, इतनी ही तादाद है कि 1000 से ज्यादा अफराद जो है यहाँ पे इजराइल और अमेरिका के हमले में शहीद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, कि जिसमें एक बड़ी तादाद, अक्सर तादाद जो है वो सिविलियंस की ही है, बच्चों की है, औरतों की है, क्योंकि अटैक जो हो रहे हैं वो मिलिट्री टारगेट तक सीमित नहीं है। कल जो कुंभ में भी अटैक हुआ था और परसों जो कुंभ में अटैक हुआ था उसमें भी 6 लोग जो शहीद हुए हैं वो सब सिविलियंस ही हैं। तो मुख्तलिफ टारगेट से जब मिलिट्री टारगेट्स पे अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाते हैं तो सिविलियन अटैक करते हैं ताकि मरने वालों की तादाद ज्यादा दिखाई देती है। जी जी, ये बताइए कि ओवरऑल ईरान में अब आज चूंकि 6ठा दिन है, वहां की आवाम के अंदर क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है? चूंकि आप वहां हैं इसलिए आपसे बेहतर कौन बताएगा। और अमेरिका को लेकर क्या? जी देखिए, मैंने आपसे कल भी बात कही थी और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, हर दिन नेक्स्ट दिन से, मैं रात में जाता हूं, मैंने बताया वो जो रैलियां होती हैं इंतकाम के सपोर्ट में और अपने सिस्टम के सपोर्ट में, निजाम के सपोर्ट में, जमहूरियत इस्लामी के सपोर्ट में, हर रात पिछली रात से ज्यादा वहां पे पब्लिक रहती है, ज्यादा जोश रहता है, ज्यादा लंबे वक्त तक लोग रहते हैं। कल रात में तकरीबन 11 बजे के बाद जब घर लौट रहा था तो मैंने देखा कि बाकायदा कार्स का जो होता है कारवां निकला हुआ है, बाइक्स का कारवां निकला हुआ है, लोग झंडे लिए हुए हैं, ईरान का परचम उनके हाथ में है और रहबर मौजम की तस्वीरें उनके हाथ में है और वो मुख्तलिफ तरीके से जो तराने होते हैं, कौमी तराने, उनको चला रहे हैं और सबके कहीं से भी मसलन कोई थकावट का एहसास नहीं है, कहीं से डर का एहसास नहीं है। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा जोश और जज्बे के साथ लोग वहां मौजूद रहते हैं और एक बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। धीरे धीरे जो है तादाद बढ़ती जा रही है। मैंने कल भी आपसे बताया था कि अगर आपने वीडियोस देखे हो अरबाइन के, कि जहां पे करोड़ों लोग जमा होते हैं इमाम हुसैन का चहलुम बनाने के लिए, तो हर महल्ले में, हर समझ लीजिए हर चौराहे पे एक छोटा छोटा अरबाइन जैसा सिनेरियो ईरानियों ने क्रिएट कर दिया है। कुछ कुंभ के अंदर, मैं कुंभ में रहता हूँ, तकरीबन 7 बड़े बड़े चौराहे पे हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। वहां पे मजलिस भी होती है, वहां मातम भी होता है, फिर वहां कौमी तराने भी चलते हैं, वहां पे जोश की बातें भी होती हैं और फिर एक पुराना जो इनका नारा है जो 40 साल से यहाँ ईरान में लगाया जा रहा है, वो मशहूर नारा मर्ग बर इजराइल मर्ग बर अमेरिका, यानी इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। और किसी भी तरह की यहाँ पे डर और दहशत और थकावट का एहसास नहीं है, बल्कि जोश और जज्बे के साथ वो पूरी तरीके से अपने इस सिस्टम के सपोर्ट में, अपनी आर्म फोर्सेस के सपोर्ट में रोज रात में आ रहे हैं कि जैसा आप खुद इस
इन वीडियोस में देख सकते हैं कि कहीं से भी कोई थकावट का एहसास नहीं है। पब्लिक पूरी तरीके से इस जंग के साथ है और चाहती है कि ये जंग अमेरिका और इजराइल की रुसवाई के साथ और अमेरिका के इस पूरे रीजन से बाहर निकलने के साथ ही रुके। आप कुंभ में हैं और पिछले दिनों खबर आई वहां पर भी मिसाइलें गिरी हैं, क्या ये सही है? दूसरा सवाल इसके साथ ही, तेहरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल। ताबड़तोड़, ये जो ताबड़तोड़ शब्द है, जरा ये बताइए कि कितने हमले हुए हैं? क्या तेहरान के ऊपर सचमुच ऐसा है कि बहुत हमले हो रहे हैं? और तीसरा इसके साथ साथ, क्या इसमें कोई भारतीय भी, इंडियन भी हताहत हुआ है? ऐसी कोई खबर है? परसों जहां तक याद मुझे, परसों जो है वो मजलिस फुकरान जो एक्सपर्ट काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स का ऑफिस है, और वो पुराना एक ऑफिस है कि जो यूज नहीं हो रहा है, उस पे इसराइल ने अटैक किया था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। वह कुछ भी नामो निशान बिल्डिंग का नहीं बचा। उसमें 6 लोग जो है वो मारे गए थे, शहीद हुए थे। और उसके बाद तेहरान में, क्योंकि तेहरान सबसे बड़ा यहाँ कैपिटल सिटी भी है और सबसे बड़ा शहर है, तो सबसे ज्यादा जो हमले हो रहे हैं वो तेहरान में ही हो रहे हैं और वहां पे सबसे ज्यादा लोग शहीद भी हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग मारे भी जा रहे हैं। वहां पे सिविलियन टारगेट्स पे भी, मिलिट्री टारगेट्स पे भी, ज्यादातर सिविलियन टारगेट्स पे जो है हॉस्पिटल्स के ऊपर, जिसमें से एक हॉस्पिटल गांधी नाम, महात्मा गांधी के नाम का हॉस्पिटल था, गांधी हॉस्पिटल, उस पर भी अटैक किया गया। वली हसन हॉस्पिटल पर अटैक किया गया। तो तेहरान पे अटैक्स हो रहे हैं और बड़ी तादाद में हो रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से वहां पे मसलन पब्लिक, जो कि कुंभ जो कि छोटा शहर है, यहाँ पे 14-15 लाख की आबादी है। तेहरान सबसे बड़ा शहर है, वहां पे तकरीबन मिलियंस में, कई मतलब 30-40 लाख की आबादी है, बल्कि और ज्यादा आबादी है वहां पे। तो वहां पे जो इज्तिमा हो रहे हैं, वहां पे जो रैलियां हो रही हैं, इस तरह की जो आपकी वीडियोस में दिख रही है, उनकी तादाद बहुत बड़ी है और उनमें जो लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आप इसको समझे कि जब अटैक होता है और फिर उसमें अगर कोई रैली हो रही हो तो एक नया जोश रहता है। जब बम गिरता है, जब फाइटर जेट दिखाई पड़ता है, तो ज्यादा जोश और जज्बे के साथ वहां पे लोग दिखाई पड़ते हैं और प्रेजेंट रहते हैं इन रैलियों में। अभी तक किसी भी इंडियन की जो हताहत होने की कोई भी खबर यहाँ पे नहीं है, कम से कम मेरे पास नहीं है। ना तेहरान में, ना कुंभ में किसी भी इंडियन को कोई खतरा नहीं आया है या वो कोई घायल नहीं हुआ है। तेहरान में एक तादाद में जो इंडियन स्टूडेंट्स रहते थे, उनसे कहा गया था कि आप तेहरान छोड़ के, जो है इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी करी थी कि आप कोशिश करें कि तेहरान से बाहर चल जाए, और क्योंकि कुंभ सबसे नजदीक है तेहरान से, तो एक तादाद में स्टूडेंट्स जो है वहां के, और वो जो है वो कुंभ में आए हैं, कुंभ में रह रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी इंडियन के किसी भी तरह से हताहत होने की कोई खबर नहीं है यहाँ। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए रिजवी साहब कि जो अभी से पिछले साल जो 12 दिनों की जंग चली थी, जिसमें अमेरिका ने ये दावा किया था कि हमने ईरान के सारे जो परमाणु कार्यक्रम वाले जो सेंटर हैं उसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर से उस परमाणु सेंटर की बात इस बार होने लगी और उसके बाद फिर ये हमला हुआ है। उस पर अभी क्या है? क्योंकि ईरान की तरफ से ये खबर आई, IAEA को बताया गया कि कहीं कोई वहां पर लीकेज की खबर आ रही है, नातांज में खासकर। क्या ऐसी कोई खबर है कि किसी परमाणु कार्यक्रम वाले ठिकाने पर भी हमला हुआ है और वहां कोई लीकेज है? ऐसी खबर है ईरान में? देखिए, ये ट्रम्प जो है, ये मैं एक फारसी की मसल आपको बोलूंगा, मुहावरा, फिर उसको उर्दू तर्जमा भी करूंगा हिंदी में, कि कहते हैं शुतुरदर ख्वाब बीनत पंबे दाने, और इसको अगर हिंदी में तर्जुमा करें तो कहेंगे कि बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। तो ट्रम्प जो है, जब पिछली बार जब 12 दिन की जब जंग हुई, तो ट्रम्प ने तकरीबन 28 या 29 बार ट्वीट किया अलग अलग मौकों पे, ये कहा कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया, हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल निस्त नाबूद कर दिया। और उसके बाद फिर 6 महीने बाद, 8 महीने, 10 महीने बाद फिर आपने जो जंग शुरू की है, उसका बेस आपने बनाया है कि न्यूक्लियर ये बम बनाना चाहता है ईरान। तो पहले खुद डिसाइड करिए कि आपकी मेंटल स्थिति किस तरह की है, कि क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया है? अगर खत्म हो गया है तो फिर आपने दोबारा ये जंग उसी चीज पे क्यों शुरू की है? तो हकीकत यह है कि पिछली बार भी इन्होंने जो है ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ पहाड़ों के ऊपर इन्होंने जो है बम बरसाए और फिर चले गए और ये कहा कि हमने ईरान के सारे प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है। तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम न उस वक्त खत्म हुआ था, न इस वक्त खत्म हुआ है, क्योंकि ईरान के ज्यादातर जो प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वो इतने नीचे हैं और वो पहाड़ों के नीचे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी इनका जो जंगी जहाज है, कोई भी तरह का जो मिसाइल है या बम है, वो वहां तक नहीं पहुंचता है। बहुत बहुत क्या होता है कि उसके एंट्रेंस को थोड़ा बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ पे भी जो खबर आ रही है नतंज वाली, ऐसी कोई खबर अभी यहाँ पे ईरानी मीडिया में
नहीं है, खासतौर से लीकेज की कोई खबर नहीं है, क्योंकि अगर लीकेज होता तो सबसे पहले यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ की जो सरकार है, उसके लिए अपने नागरिकों की रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य रहता है। वो पूरी तरह से इसकी तरफ तवज्जो देते हैं, बताते हैं, ऐसी गाइडलाइंस, ऐसी एडवाइजरी जारी हो चुकी होती, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी एडवाइजरी, ऐसी कोई न्यूज नहीं है। तो जाहिरन वो फिर वही बात है कि जैसे पिछली बार इन्होंने 12 रोज की जो जंग थी उसमें पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया था, फिर ये जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक कर रहे हैं, न्यूक्लियर स्टेट वो जो उनके बेसेस हैं उनको खत्म कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी पक्की और सही खबर जो है यहाँ पे ऐसी नहीं पाई जाती। जी, इस बीच लेकिन एक बात बताइए, गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशन को लेकर क्या कुछ चल रहा है ईरान में? क्योंकि लगातार अब ये अलग बात है कि चाहे वो साइप्रस हो, चाहे वो इधर रियाद हो यानी सऊदी अरब हो, इन सब से जो खबरें आ रही हैं वो साजिश की खबर आ रही है कि ईरान के खिलाफ साजिश रची गई है, अगर सीधे शब्दों में कहें। अजरबैजान की बात भी आप बता ही रहे हैं, वहाँ पर भी 2 ड्रोन गिरे हैं और उसको लेकर ईरानी एम्बेसी में उनके एम्बेसडर को बुलाया गया है, समन भेजा गया है। तो लेकिन एक पिक्चर दूसरी है, तस्वीर दूसरी है। यहाँ पर ज़रा गल्फ कंट्रीज को लेकर ईरान के अंदर क्या हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए? पड़ोसियों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, क्या वो अमेरिका के ऊपर हमले हो रहे हैं? ये मैसेज देने की कोशिश है। क्या आपसी बातचीत भी चल रही है विदेश मंत्रालय की या दूसरे मंत्रालयों की इन देशों के साथ? ऐसी कोई जानकारी कि ताकि आपस में तालमेल बैठाया जा सके? देखिए, जितने भी हमले ईरान ने किए हैं, कुवैत पे, बहरैन पे, कतर पे या यूएई पे, जैसे अमारात कहते हैं यहाँ पे, दुबई और अबू धाबी पे, जहां जहां भी इन्होंने हमला किया है, वहां पे इन्होंने ऐलान किया है कि हमने बहरैन पे हमला किया, हमने कतर पे हमला किया, और ये भी बताया कि हमने किस बेस पे, किन हथियारों से हमला किया। तो जितने भी हमले अब तक हुए हैं पिछले 5 दिनों में, और वो मुसलसल जारी है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गए हैं, वो हमले मुसलसल जारी हैं। इन्होंने बार बार, ईरानी फोर्सेज ने बार बार ये कहा है कि हमने हमले किए हैं, हमने इस तरह से हमले किए हैं, लेकिन किसी भी नॉन मिलिट्री टारगेट पे हमले की कोई खबर इनकी तरफ से नहीं है। जैसे कि आरामको की बात आई, क्योंकि आरामको कोई मिलिट्री टारगेट नहीं है, तो इस तरह से किसी भी नॉन मिलिट्री टारगेट पे अटैक नहीं किया है ईरानी फोर्सेज ने। और बार बार यहाँ की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और दूसरे जो लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने ये कहा है कि हमारी लड़ाई हमारे पड़ोसियों के साथ नहीं है, किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम सिर्फ अमेरिकन बेसेस को टारगेट कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि वो वहां से हमारे खिलाफ हमले की साजिश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनाई गई है। और उसके साथ साथ दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो राडार्स हैं, वो राडार्स की जो ईरान की मिसाइल्स को इजराइल जाने से रोकते हैं, वो ज्यादातर इन्हीं बेसिस पे है, चाहे वो कतर का हो, बहरैन का हो, दुबई के हो। तो वो राडार्स को खराब करना, उन राडार को नष्ट करना भी ईरान का एक बड़ा मकसद है, ताकि जब ये अपने, अभी तक ईरान का ये कहना है कि हमने अपनी फर्स्ट जनरेशन और दूसरी जनरेशन, पहली और दूसरी नस्ल की मिसाइल का ही इस्तेमाल किया है, अभी तीसरी, चौथी, 5वीं नस्ल की मिसाइल्स का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो जो बात समझ में आती है इस स्ट्रेटेजी को देखते हुए, वो ये है कि पहले इन बेसिस पे जो बड़े बड़े राडार्स लगे हैं, कि जो अमेरिका और इजराइल को हजारों किलोमीटर तक की एक विजन देते हैं मिसाइल्स को देखने का और फिर उनको रोकने की कोशिश करने का, वो खत्म करने का भी टारगेट है ईरान का, ताकि जब ये अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी नस्ल की बड़ी मिसाइल्स, जिनकी नुकसान बहुत ज्यादा होता है, जिनपे विस्फोटक बहुत ज्यादा है, जब उनको इस्तेमाल करे, तो ये एयर बेसेस यहाँ पे जो है दुबई में, कतर में, बहरैन में, ये जो है इनको रोकने के लिए सक्षम ना रह पाए और ज्यादा से ज्यादा मिसाइल्स इनकी इजराइल में जाके गिरे और वहां पे वो अपने कारगर साबित हो सके। जी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान में विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की तस्वीर है, जो आज एम्बेसी पहुंचे, ईरानी एम्बेसी पहुंचे। उन्होंने वहां शोक संवेदना जाहिर की और उसके बाद उन्होंने यहां पर अपना मैसेज, अपना पैगाम लिखा है आयतुल्लाह अली खामनेई के नाम पर। दूसरी तरफ एक खबर ये भी आई है, वहां ईरानी मीडिया में ये खबर है कि नहीं है, लेकिन यहाँ एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आज हमने बात की है सैयद अब्बास अरागची से, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान से, दिस आफ्टरनून। सिर्फ इतनी बात उन्होंने लिखी। ये देखिए, ये ट्वीट है डॉक्टर एस जयशंकर का ट्वीट, उसमें हैड टेलीकॉन विद ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची दिस आफ्टरनून, बस इतना ही। और उनके लिए इन्होंने उनको टैग भी किया है, अरागची को।
क्या ये खबर है उधर ईरान में? क्योंकि इसके अलावा और कहीं ईरानी मीडिया में मुझे ये खबर दिखाई नहीं दी। लेकिन अब 6वें दिन जाकर हमारे देश के, भारत के विदेश मंत्री की बात होती है वहाँ के विदेश मंत्री से। 6वें दिन जाकर अब एम्बेसी जाते हैं विक्रम मिस्री। इन सब की कोई प्रतिक्रिया है उधर ईरान में? भारत और ईरान के संबंधों पे कोई खटास, कोई असर इतना लेट होने के कारण? और दूसरी बात कि भारत के प्रधानमंत्री का ठीक इससे पहले वहाँ इजराइल जाना, इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया? जी, अगर अवामी लेवल पे कहें तो ऐसी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि फिलहाल ईरानी जो आवाम है वो खुद अपने मतलब जो शहादत हुई है रहबर मौजम की, उसकी तरफ ज्यादा फोकस है, और वो अमेरिका और इजराइल के ऊपर ज्यादा फोकस है कि हमें इनसे इंतकाम लेना है। और ये बहुत अच्छा कदम उठा कि जो आज ऑफिशियल तौर से अपना स्टैंड क्लियर किया, हमारे गृह मंत्रालय ने आके बयान दिया है और कंडेम किया है रहबर मौजम की शहादत। तो एक अच्छा स्टेप है। उम्मीद करते हैं कि आगे और बेहतर तरीके से, जैसे कि बयान किया जयशंकर साहब का भी ट्वीट आया है, इसी तरीके से उम्मीद ये करते हैं कि जो इंडिया की नेवल एक्सरसाइज में शिरकत करने जो शिप गया था, उस पर जो अटैक हुआ है और उसमें 80 से 85 लोग जो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उसके बारे में प्रतिक्रिया जो है वो इंडियन मिनिस्ट्री से, फॉरेन मिनिस्ट्री से आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उसके बारे में भी कोई ना कोई कंडमनेशन जो है आएगा जरूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, वक्त निकालने के लिए और पूरा वहाँ का सूरत हाल बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार को, अपने संगी साथियों को जितने भी हैं उनको भी सुरक्षित रखेंगे।